हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रमेश कुमार गुप्ता। आज अपने डिस्कस करेंगे बैक फ्लश कॉस्टिंग जो सीए एंड सीएमए फाइनल दोनों सिलेबस में कवर्ड है। फर्स्ट अपने समझेंगे बैक फ्लश कॉस्टिंग क्या होता है, फिर अपने बैक फ्लश कॉस्टिंग अकाउंटिंग करना सीखेंगे और फिर उसके बाद अपने दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। इसमें से एक प्रॉब्लम सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस पे आया है। तो फर्स्ट टॉपिक है बैक फ्लश कॉस्टिंग क्या होता है। तो बैक फ्लश कॉस्टिंग एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो वैसी इंडस्ट्रीज पे फॉलो किया जाता है जहां पे जस्ट इन टाइम सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है। तो फर्स्ट पॉइंट इज जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जस्ट इन टाइम सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कॉस्ट अकाउंटिंग पे बैक फ्लश कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले बैक फ्लश कॉस्टिंग समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या है। चलो बच्चों पहले सीखते हैं जस्ट इन टाइम क्या होता है। जस्ट इन टाइम एक इन्वेंट्री कंट्रोल करने का टेक्निक है जिसपे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने बिजनेस में कम से कम इन्वेंट्री रखे रॉ मटेरियल का, कम से कम इन्वेंट्री रखे फिनिश गुड्स का, क्योंकि हमें पता है इन्वेंट्री का स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो हर एक बिजनेस का सोच होता है कि इन्वेंट्री कम रहे। सो जिस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री में कॉस्ट कम करना, वैसे बिजनेस पे जस्ट इन टाइम सिस्टम फॉलो किया जाता है। वर्ल्ड में सबसे पहले जस्ट इन टाइम सिस्टम टोयोटा कंपनी ने फॉलो किया था। सो टोयोटा कंपनी ही जस्ट इन टाइम सिस्टम का फादर कहा जा सकता है। बेटा जस्ट इन टाइम सिस्टम दो पर्पस के लिए होता है। फर्स्ट है जस्ट इन टाइम परचेज, सेकेंड है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। जस्ट इन टाइम परचेज का मतलब होता है अपने मटेरियल्स का परचेज तभी करेंगे जब हमें प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। नॉर्मली अपने परचेज करते हैं एक बजट प्लान से, स्टोर डिपार्टमेंट पे मटेरियल आता है और जैसे जैसे जरूरत पड़ता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे इशू करते हैं। इस तरह से अपने गोडाउन पे हमेशा बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ स्टॉक रहता है जिससे हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत हाई होता है। सो जिस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री कम करना, वहां पे मटेरियल का परचेज के लिए जिट सिस्टम फॉलो किया जाएगा। दैट इज जब जरूरत है तभी रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा। नेक्स्ट है जिट प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब हुआ अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। जब हमें प्रोडक्ट डिलीवर करना है, जिस डेट पे अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है उसी के बेसिस पे अपने प्रोडक्शन का प्लान करेंगे सो डेट हमारे बिजनेस में स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या तो रहे ही नहीं या बहुत कम रहे। तो ये मीनिंग हुआ जिट का। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जिट सिस्टम पे परचेज होता है, दैट इज मटेरियल का स्टॉक एकदम ही ना रहे या थोड़ा बहुत रहे, या जिस बिजनेस में जिट सिस्टम पे प्रोडक्शन किया जाता है दैट इज फिनिश गुड्स का स्टॉक नेग्लिजिबल रहे या ना रहे, वैसे बिजनेस पे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे बैक फ्लश कॉस्टिंग सिस्टम से अकाउंटिंग किया जाता है। बैक फ्लश कॉस्टिंग का एक लाइन का डेफिनेशन पढ़ेंगे अपने, फिर इसके बाद अपने अकाउंटिंग करना सीखेंगे बैक फ्लश पे कैसे होता है। और एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं बैक फ्लश कॉस्टिंग। बैक फ्लश कॉस्टिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट अप्लाइज कॉस्ट टू द प्रोडक्ट ओनली व्हेन प्रोडक्शन इज कंप्लीट। बैक फ्लश कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम है जहां पे अपने प्रोडक्ट पे कॉस्ट तभी चार्ज करते हैं जब प्रोडक्शन इज कंप्लीट। दैट इज बैक फ्लश कॉस्टिंग जहां इंप्लीमेंट होगा सिस्टम वहां पे नो वर्क इन प्रोग्रेस। दैट इज जब प्रोडक्ट कंप्लीट होएगा तभी उस प्रोडक्ट में अपने
कॉस्ट चार्ज करेंगे रॉ मटेरियल का, कन्वर्शन कॉस्ट। तो अब अपने इसके बाद सीखने चलते हैं बैकफ्लस कॉस्टिंग पे अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। तो बैकफ्लस कॉस्टिंग में अकाउंटिंग करने से पहले अपने नॉर्मल जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है उस पे डिस्कस करते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये सारे मैट पे लिखे हैं, आप अभी मैट पे मैं दिखाऊंगा, पहले एक बार समझा देते। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो आपने इंटरमीडिएट पे पढ़ा होगा, इंटर पे पढ़ाई किया होगा। दो तीन मेन जो एंट्रीज हैं वो देखेंगे। परचेज ऑफ मटेरियल, सबसे पहले जब मटेरियल खरीदते हैं अपने तो नॉर्मल सिस्टम होता है स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। जिस बिजनेस में नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो किया जाता है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉर्ड अलग, तो कॉस्टिंग में लिखते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। और इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करेंगे तो बैंक पेमेंट करेंगे तो बैंक, और क्रेडिट में खरीदे हैं तो क्रेडिटर। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मटेरियल परचेज पे अपने स्टोर लेजर कंट्रोल को डेबिट करते हैं। और टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम कॉस्ट अकाउंटिंग पे है तो, और इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है तो कैश में खरीदेंगे तो आप कैश भी लिख सकते हो, चेक से पेमेंट करोगे बैंक लिख सकते हैं, और क्रेडिट में खरीदे तो क्रेडिटर। ये रॉ मटेरियल खरीदने का एंट्री। और जब अपने इशू करते मटेरियल प्रोडक्शन पे तो अपने लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। ये दो मटेरियल का बेसिकली अकाउंटिंग होता है। परचेज पे स्टोर लेजर कंट्रोल टू, आप इंटीग्रेटेड समझ लीजिए जहां कॉस्ट फाइनेंस एक साथ, क्रेडिटर फॉर मटेरियल। और जब टाइम टू टाइम इशू करते, डायरेक्ट मटेरियल इशू करते तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। ठीक इसी तरह से जब लेबर एंड ओवरहेड, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा लगता है तो अपने दोनों को इकट्ठे कन्वर्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। कन्वर्शन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल भी हो सकता है अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पे है। और इंटीग्रेटेड सिस्टम पे है तो आप पेमेंट करते हो तो बैंक, या एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, ये एंट्री लगता है कन्वर्शन कॉस्ट का। फिर कन्वर्शन कॉस्ट भी प्रोडक्ट में चार्ज करते हैं, कन्वर्शन कॉस्ट भी चार्ज करते तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कन्वर्शन कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस टू कन्वर्शन कॉस्ट। ये मेनली एंट्रीज होते मटेरियल परचेज का, इशू का, एंड लेबर एंड ओवरहेड दैट इज कन्वर्शन कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट पे चार्ज करते हैं मटेरियल एंड कन्वर्शन कॉस्ट। फिर जब अपना प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट जब कंप्लीट होता है तो वर्क इन प्रोग्रेस ट्रांसफर कर देते फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन का एंट्री, फिनिश गुड्स का एंट्री। और जब सेल करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश गुड्स। ये बेसिकली मेन एंट्रीज है कॉस्ट अकाउंटिंग पे जो आप इंटर में पढ़े थे। आप इसे रिकॉल कर लेंगे तो बैकफ्लस कॉस्टिंग पे अकाउंटिंग करने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एंट्री था परचेज का, परचेज ऑफ मटेरियल एंड इशू का, फिर कन्वर्शन कॉस्ट, फिर कन्वर्शन कॉस्ट को चार्ज करने का। और जब प्रोडक्शन होगा वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स पे ट्रांसफर, फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोग्रेस, एंड फिर सीओ जब बेचेंगे तो फिनिश गुड्स विल बी ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। अब अपने चलेंगे बैकफ्लस कॉस्टिंग पे।
ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अभी अभी जो मैंने बताया, सबसे पहले पॉइंट ए पे परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का अकाउंटिंग करते, अभी अभी मैंने सिखाया आपको। फिर वर्क इन प्रोग्रेस पे चार्ज करते, परचेज ऑफ मटेरियल का भी अकाउंटिंग करते, कन्वर्शन कॉस्ट का भी एंट्री करते, और फिर इन दोनों खर्चा को अपने वर्क इन प्रोग्रेस पे चार्ज करते। और जब प्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स पे ट्रांसफर होता है, और सेल करने से फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ट्रांसफर होता है। तो ये 4 स्टेज पे एंट्रीज होते हैं, A B C D 4 स्टेज पे। दिस इज ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बट जब अपने बैकफ्लस कॉस्टिंग पे काम करेंगे, वहां पे पॉइंट बी दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस मिसिंग रहेगा। यही मेन पॉइंट है। बैकफ्लस कॉस्टिंग पे वर्क इन प्रोग्रेस मिसिंग रहेगा, कोई वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट नहीं खुलता है। बाय डेफिनेशन भी पढ़ के आए, अपने प्रोडक्ट में कॉस्ट तभी चार्ज करेंगे जब कंप्लीट होगा। यानी बैकफ्लस कॉस्टिंग पे अपने एंट्री करेंगे 3 लेवल पे, परचेज ऑफ मटेरियल एंड कन्वर्शन कॉस्ट पॉइंट ए पे, वर्क इन प्रोग्रेस पे नहीं। जब प्रोडक्शन होगा फिनिश गुड्स पे, एंड जब सेल होगा उसका एंट्री करेंगे। तो ए सी डी 3 लेवल पे एंट्रीज होता है, परचेज का, कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स का, और सेल ऑफ फिनिश गुड्स का। इसे कहते हैं 3 ट्रिगर पॉइंट। कभी कभी हमारे पास रॉ मटेरियल का भी स्टॉक थोड़ा भी नहीं रखते, तो पता है पॉइंट ए का भी एंट्री नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोडक्शन एंड सेल का। जिसे कहते हैं 2 ट्रिगर पॉइंट। दैट इज हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक रहेगा थोड़ा बहुत, और सेल का तो एंट्री करना ही है। कभी कभी हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं रखना है, नहीं रखते, हमारा पॉलिसी नहीं है फिनिश गुड्स का स्टॉक रखना, रॉ मटेरियल का स्टॉक रहेगा। तो वहां पे 2 ट्रिगर पॉइंट आएगा, ए और डी, परचेज ऑफ मटेरियल का और सेल का। तो अपने 3 सिस्टम से अकाउंटिंग, 3 मेथड से अकाउंटिंग करना सीखेंगे बैकफ्लस कॉस्टिंग पे, जिसे कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स। तो फर्स्ट अकाउंटिंग मेथड 1 पे 3 ट्रिगर पॉइंट पे 4 पॉइंट्स थे, WIP तो होएगा नहीं, तो 3 पॉइंट्स होएगा। फर्स्ट परचेज ऑफ मटेरियल का अकाउंटिंग करेंगे, फिर कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स का अकाउंटिंग करेंगे, एंड देन सेल ऑफ फिनिश गुड्स का। ये सिस्टम सबसे डिटेल वाला सिस्टम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 ट्रिगर पॉइंट, जिसमें ए सी डी तीनों स्टेज पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ ये सिस्टम तभी फॉलो किया जाता है जब आपके बिजनेस में थोड़ा बहुत मटेरियल का स्टॉक है, थोड़ा बहुत फिनिश गुड्स का स्टॉक है। मेथड 2 है 2 ट्रिगर पॉइंट्स, जिसपे अपने रॉ मटेरियल का परचेज का एंट्री करेंगे, सेल ऑफ फिनिश गुड्स का। दैट इज ए और डी रहेगा, परचेज एंड सेल। ये नॉर्मली वैसे बिजनेस में किया जाता है जहां पे फिनिश गुड्स का कोई स्टॉक नहीं रखते हैं, जितना जरूरत है एग्जैक्ट उतना ही बनेगा, तो फिनिश गुड्स का कोई काम ही नहीं है लेजर का। और मेथड 3 भी करेंगे अपने, ये भी 2 ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स और सेल ऑफ फिनिश गुड्स। ये सिस्टम तब इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं है, दैट इज सी और डी, दैट इज रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं है। तो अभी तीनों मेथड पे अकाउंटिंग सीखेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, और 3 ट्रिगर पॉइंट पहले पढ़ेंगे। अगर आपने 3 ट्रिगर पॉइंट बढ़िया से समझ लिया तो बाकी के दोनों अपने आपसे हो जाएगा। तो फर्स्ट अपने आज स्टार्ट करने चल रहे हैं 3 ट्रिगर पॉइंट, दैट इज परचेज ऑफ मटेरियल का रिकॉर्ड करेंगे, कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स का रिकॉर्ड करेंगे, एंड सेल ऑफ फिनिश गुड्स का। ACD फर्स्ट 3 ट्रिगर पॉइंट ACD का रिकॉर्ड, परचेज ऑफ मटेरियल का। अभी अपने
इंटरमीडिएट लेवल को पढ़ के आए थे, परचेज ऑफ मटेरियल होता था तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर मटेरियल लिखते थे। यहाँ पे यही एंट्री को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा जाएगा, मटेरियल एंड इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। मटेरियल एंड इन प्रोसेस, क्योंकि प्रोडक्शन होते रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल आएगा, तो यहीं पे WIP का कोई लेजर नहीं है, यहीं पे सब कुछ आ जाता है। लिखते हैं मटेरियल एंड इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेबल या क्रेडिटर, MIP टू अकाउंट पेबल या क्रेडिटर। फिर कन्वर्शन कॉस्ट का खर्चा होएगा, कन्वर्शन कॉस्ट पे आता है लेबर एंड ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। तो लेबर एंड ओवरहेड का कॉस्ट कन्वर्शन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। और ये जो खर्चा करने का एंट्री एक्चुअल कॉस्ट पे आएगा। तो फर्स्ट ये दो एंट्री हुआ, फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट पे मटेरियल परचेज का एंट्री MIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर मटेरियल लिख सकते हैं, कन्वर्शन कॉस्ट दैट इज वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड, कन्वर्शन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस लिखेंगे एक्चुअल कॉस्ट पे। और जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्शन कंप्लीट होएगा तो अपने फिनिश गुड्स पे चार्ज करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, क्योंकि कॉस्टिंग में ऑलरेडी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइडेड रहता है। तो ये ध्यान देने का बात है बच्चों, एक्सपेंसेस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट पे और जो कॉस्ट चार्ज करेंगे वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। कुछ डिफरेंस आता है, थोड़ा बहुत वेरिएंसेस आएंगे, वो नेग्लिजिबल होता है तो अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे एडजस्ट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। अदरवाइज आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर में सीखेंगे वेरिएंसेस को अपने कॉस्टिंग PL में भी ट्रांसफर करते हैं। जो वेरिएंसेस आता है फेवरेबल एडवर्स, उसे कॉस्टिंग PL पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है और थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट रहेगा तो अपने COGS पे भी एडजस्ट कर सकते। बट बैकफ्लस कॉस्टिंग के सम करते समय आपको पेपर सेटर कुछ बता देंगे कि COGS पे एडजस्ट करना है। एक्सपेंसेस एक्चुअल कॉस्ट पे किया, अब प्रोडक्शन स्टैंडर्ड कॉस्ट पे करेंगे। जब प्रोडक्शन करेंगे तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल टू कन्वर्शन कॉस्ट, ये मटेरियल और कन्वर्शन कॉस्ट चार्ज किए बट स्टैंडर्ड कॉस्ट पे चार्ज करेंगे। एंड द लास्ट एंट्री, जितना प्रोडक्ट सेल करेंगे, जो प्रोडक्ट सेल करेंगे वो फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, ये भी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। तो बस ये 3 ट्रिगर पॉइंट, 3 ही स्टेज पे अकाउंटिंग एंट्री होगा। 2 एंट्री ट्रिगर पॉइंट 1 पे परचेज ऑफ मटेरियल कन्वर्शन कॉस्ट, एक एंट्री कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स टू MIP टू कन्वर्शन कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। एंड द फाइनल एंट्री, जितना प्रोडक्ट सेल करेंगे उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ट्रांसफर करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश गुड्स। और कुछ डिफरेंस आ सकता है क्योंकि आपने एक्सपेंसेस दिखाया है, एक्चुअल पे चार्ज करेंगे स्टैंडर्ड पे, कुछ अंडर या ओवर एब्जॉर्ब कन्वर्शन कॉस्ट आएगा, उसे अपने COGS के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग एडजस्ट करेंगे COGS के साथ। अब आपको ये भी बता दे अंडर एब्जॉर्ब कन्वर्शन कॉस्ट क्या होता है। एक्चुअल कन्वर्शन कॉस्ट 10,000 है और एब्जॉर्ब किया है आपने प्रोडक्ट पे 8,000, तो आपने अंडर एब्जॉर्ब्ड, ये 2,000 अंडर एब्जॉर्ब्ड हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग पे कम चार्ज किया 2,000, इसे आप COGS पे एडजस्ट कर लेंगे तो COGS का वैल्यू बढ़ जाएगा, COGS टू कन्वर्शन कॉस्ट। बिकॉज आपने तो COGS आपने फिनिश गुड्स पे 8,000 चार्ज किया, फिनिश गुड्स पे 8,000 चार्ज किया, कॉस्ट 2,000 कम चार्ज किया, खर्चा आपका 10,000 हुआ था तो और खर्चा चार्ज कर लेंगे बट COGS पे चार्ज करेंगे। COGS ये हो गया अंडर एब्जॉर्ब्ड। ओवर एब्जॉर्ब्ड,
एक्चुअल कॉस्ट है 10,000, आपने फिनिश गुड्स पे चार्ज कर दिया, एक्चुअल कॉस्ट है 10,000, आपने चार्ज कर दिया 11,000, तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड हो गया। आपने 1,000 ज्यादा चार्ज कर दिया फिनिश गुड्स पे, तो 1,000 अपने एडजस्ट करेंगे सीओजीएस पे। सीओजीएस पे इसलिए एडजस्ट करते हैं क्योंकि अपने जिट सिस्टम पे काम करते हैं, फिनिश गुड्स का स्टॉक बहुत नेग्लिजिबल रहता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन सेल करने के लिए बनाते हैं, तो अपने इसीलिए सीओजीएस पे चार्ज करते हैं, फिनिश गुड्स पे नहीं। तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पे 11,000 खर्चा दिखाया, बट आपका खर्चा 10,000 था, तो आपने खर्चा कम करना है, तो कन्वर्शन कॉस्ट टू सीओजीएस, ये अंडर ओवर एब्जॉर्ब को सीओजीएस से एडजस्ट करना। अब अपने एक सम लेंगे जिससे 3 ट्रिगर पॉइंट आपको बढ़िया से समझाया जाएगा, और उसके बाद एक सम आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आप इनफेक्ट खुद ही कर सकेंगे, जो सीए फाइनल के ओल्ड सिलेबस पे आया था, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद 2 ट्रिगर पॉइंट भी पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन पे तीनों मेथड 3 ट्रिगर पॉइंट और 2 ट्रिगर पॉइंट का दोनों वेराइटीज आप पूछा है, तो सारे टॉपिक्स इसी में कवर हो जाएंगे। बट आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कभी एग्जाम पे आया है। एक्सन कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर्स electrical meters. For August there was no beginning inventory of direct material, no beginning or ending work in progress. यहाँ पे WIP आपको मिलेगा ही नहीं। एक्शन यूजेज जिट प्रोडक्शन सिस्टम, जिट है बेटा तो ही तो बैक फ्लश कॉस्टिंग है, एंड बैक फ्लश कॉस्टिंग विथ 3 ट्रिगर पॉइंट्स, अंडरलाइन कर लेंगे 3 ट्रिगर पॉइंट्स पे। मेकिंग एंट्री परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का एंट्री करेंगे, डेबिटेड टू MIP अकाउंट, मटेरियल इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट। फिर कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स, डेबिटेड टू फिनिश गुड्स कंट्रोल, फिर सेल ऑफ फिनिश गुड्स। एक्शंस अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर मीटर, स्टैंडर्ड कॉस्ट बता दिया बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट को अंडरलाइन करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल इज 25 एंड कन्वर्शन कॉस्ट इज 20। जब अपने फिनिश गुड्स पे एक्सपेंसेस चार्ज करेंगे, मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे चार्ज करेंगे 25, कन्वर्शन कॉस्ट भी स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे चार्ज करेंगे 20। कुछ कैलकुलेशन होगा, आप लोग कैलकुलेटर रख लीजिएगा अपने पास। द फॉलोइंग डेटा फॉर अगस्त मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया है आपने 5,50,000, कन्वर्शन कॉस्ट इनकर्ड हुआ 4,40,000, नंबर ऑफ फिनिश यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आपने 21,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, तो अपने मटेरियल एंड कन्वर्शन कॉस्ट 21,000 यूनिट्स पे चार्ज करेंगे। 21,000 यूनिट्स पे मटेरियल 25 रुपीज और वेजेस एंड ओवरहेड कन्वर्शन कॉस्ट 20, बट आपने बेचा है 20,000 यूनिट्स, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रह जाएगा 1,000। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 ट्रिगर पॉइंट पे एंट्री लगाना है। फिर उसके बाद 2 ट्रिगर पॉइंट भी पूछा है, तो अभी चलिए इसका एंट्री लगाएंगे। सबसे पहला एंट्री होता है मटेरियल परचेज का MIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और कन्वर्शन कॉस्ट का कन्वर्शन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ये जो एक्चुअल खर्चा है, ये दोनों एक्चुअल खर्चा है, ये अपने पहले 2 एंट्री लगेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्शन पे चार्ज करेंगे 21,000, मटेरियल 25 एंड कन्वर्शन कॉस्ट 20। तो एंट्री करेंगे, सबसे पहला एंट्री मटेरियल परचेज का MIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर मटेरियल, टू क्रेडिटर फॉर मटेरियल। आपने मटेरियल जितना परचेज किया 5,50,000, कन्वर्शन कॉस्ट का भी एंट्री एक्चुअल पे, कन्वर्शन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट
to creditor for expenses 4,40,000। ये फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट पे हो गया। सेकंड अपने एंट्री करेंगे प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड कॉस्ट पे एंट्री करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट पे तो प्रोडक्शन आपने 21,000 यूनिट्स किया था, तो यहाँ पे अपने मटेरियल चार्ज करेंगे 21,000 यूनिट्स इनटू मटेरियल का कॉस्ट, मटेरियल 25, तो ये आ जाएगा 21,000 इंटू 25, 5,25,000। कन्वर्शन कॉस्ट भी चार्ज करेंगे 21,000 इंटू 21,000 इंटू 4,20,000। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 9,45,000, दैट इज 21,000 यूनिट्स का 45 रुपीज स्टैंडर्ड कॉस्ट। एंट्री बनेगा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट 9,45,000 to MIP control 5,25,000 to conversion cost control 4,20,000। दिस इज द एंट्री ऑफ प्रोडक्शन। कोई WIP में खर्चा चार्ज नहीं करते। एंड थर्ड एंट्री होगा सेल का। बेटा सेल भी स्टैंडर्ड कॉस्ट पे 20,000 किया है और आपके कॉस्ट है 45, तो 20,000 इंटू 45 9 लाख। तो सेल का एंट्री हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो प्रोडक्ट बेचते हैं COGS पे ट्रांसफर करते हैं टू फिनिश गुड्स 9 लाख। ये 3 ट्रिगर पॉइंट, फर्स्ट परचेज का, सेकंड प्रोडक्शन का और तीसरा सेल का, ये हो गया। अब अपने को देखना है कन्वर्शन कॉस्ट। बेटा कन्वर्शन कॉस्ट इनकर्ड हुआ 4,40,000, बट आपने प्रोडक्ट में चार्ज किया 4,20,000, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड हो गया कन्वर्शन कॉस्ट। कन्वर्शन कॉस्ट अंडर एब्जॉर्ब्ड। एक्चुअल खर्चा किया आपने 4,40,000, आपने एब्जॉर्ब किया 4,20,000, 20,000 अंडर एब्जॉर्ब किया आपने। ये भी COGS पे चार्ज करेंगे। फिनिश गुड्स पे चार्ज इसलिए नहीं करना है, फिनिश गुड्स का स्टॉक बहुत नेग्लिजिबल है, ये ना के बराबर है। देखा आपने 21 बनाया, 20 तो बेच ही दिया, तो कभी नहीं भी रह सकता स्टॉक, तो मेजर पार्ट COGS पे ही गया, तो COGS पे एडजस्ट करेंगे। COGS अकाउंट डेबिट टू कन्वर्शन कॉस्ट कंट्रोल 20,000। बेटा ये बैक फ्लश कॉस्टिंग का मेन 3 एंट्रीज है और यही सबसे बड़ा सम आपके CA फाइनल सिलेबस, CMA फाइनल सिलेबस में कवर्ड है। अभी इसमें 2 ट्रिगर पॉइंट भी करेंगे, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए।
आई होप ये हो गया होगा। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो जो नंबर दिया गया है उस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मैं आपके जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लूंगा। आइए 3 ट्रिगर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा सिस्टम था। अब अपने 2 ट्रिगर पॉइंट पे चलते हैं। 3 ट्रिगर पॉइंट पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली दिमाग में 2 ट्रिगर पॉइंट्स आ जाता है सभी बच्चों का। 2 ट्रिगर पॉइंट पे अपने को 2 वेराइटीज मिलेगा। दैट फर्स्ट है ए एंड डी, दैट इज परचेज ऑफ मटेरियल का एंट्री और कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स को जब सेल करेंगे तब। तो यहाँ पे फिनिश गुड्स का कोई भी स्टॉक नहीं है, यानी 2 ट्रिगर पॉइंट ए और डी तभी फॉलो किया जाता है जहां पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स थोड़ा भी नहीं, यानी जितना जरूरत है उतना ही आप प्रोडक्शन करेंगे। तो 2 ट्रिगर पॉइंट विथ ए एंड डी चलेगा। दैट इज परचेज ऑफ मटेरियल, दैट इज स्टॉक ऑफ मटेरियल थोड़ा बहुत रहता है और जितना जरूरत है प्रोडक्शन करते हैं। तो इनका एंट्री पहले की तरह ही है। मटेरियल MIP टू क्रेडिटर फॉर मटेरियल, कन्वर्शन कॉस्ट का भी कन्वर्शन कॉस्ट टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, और जितना सेल करेंगे उसी का कॉस्ट चार्ज करेंगे COGS पे। COGS अकाउंट डेबिट टू मटेरियल इन प्रोसेस कंट्रोल, मटेरियल डायरेक्टली आएगा और कन्वर्शन कॉस्ट भी यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। टू मटेरियल इन प्रोसेस टू कन्वर्शन कॉस्ट, दैट इज फिनिश गुड्स नहीं है। तो अपने सेम सम प्रैक्टिस करेंगे अभी 2 ट्रिगर पॉइंट विथ पॉइंट A एंड D, दैट इज नो फिनिश गुड्स। फिर इसके बाद 2 ट्रिगर पॉइंट CD, जहां पे परचेज ऑफ मटेरियल का कोई एंट्री नहीं करेंगे। ये वैसे सिचुएशन पे फॉलो किए जाते हैं जहां पे स्टॉक ऑफ मटेरियल नहीं रहता है। सेम क्वेश्चन सेम फिगर के साथ कंटिन्यू previous question. Assume same facts of previous question except Action Corporation now uses backflush costing with the following 2 trigger points, that is purchase of material का entry और sale of finished goods। यानी आप जो प्रोडक्शन करते हो 21,000, इसका कोई एंट्री नहीं करना है। तो बेसिकली ये जो 2 ट्रिगर पॉइंट का सिस्टम है इस सम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है जो आपको दिखेगा भी नहीं अभी। इसलिए वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन पॉलिसी 0 फिनिश गुड्स है, तभी 2 ट्रिगर पॉइंट A और D इंप्लीमेंट होगा। बट अभी पेपर सेटर ने बोला है इसमें यूज करना, तो करेंगे। तो मटेरियल परचेज का एंट्री, कन्वर्शन कॉस्ट का एंट्री और जो प्रोडक्शन किए उसी का एंट्री लगेगा। तो परचेज का एंट्री पहले की तरह MIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। तो मटेरियल परचेज किया था आपने 5,50,000, कन्वर्शन कॉस्ट कंट्रोल टू, यहां क्रेडिटर फॉर मटेरियल लिखते हैं, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस 4,40,000, अब तीसरा डायरेक्टली सेल वाला एंट्री लगेगा। सेल करेंगे COGS अभी चार्ज किए थे 9 लाख टू मटेरियल इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल भी जो उस सम में चार्ज किए थे लास्ट वाले 3 ट्रिगर पॉइंट पे वही अमाउंट है। बट अभी प्रोडक्शन तो 20,000 यूनिट्स हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है 21, बट आप सेल किए हो 20,000, तो 20,000 के बेसिस पे लगेगा 20,000 इंटू 25, 5 लाख
टू कन्वर्शन कॉस्ट 20,000 इंटू 4 लाख। आपने सेल 20,000 यूनिट्स किया है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडजस्ट करेंगे कन्वर्शन कॉस्ट के लिए। कन्वर्शन कॉस्ट 440 लगा, बट आपने 40,000 4 लाख चार्ज किया, तो COGS को एडजस्ट करेंगे। COGS टू कन्वर्शन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट 40,000। ये 2 ट्रिगर पॉइंट विथ A एंड D, दैट इज रॉ मटेरियल का एंट्री एंड सेल का। ये तभी लगेगा जिस बिजनेस पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं रहेगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया होगा, आई होप एवरीवन। अब अपने पढ़ेंगे मेथड नंबर 3। ये भी 2 ट्रिगर पॉइंट है जहां पे स्टॉक ऑफ मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। स्टॉक ऑफ मटेरियल तो लास्ट वेराइटी है 2 ट्रिगर पॉइंट C एंड D, दैट इज कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड एंड सेल ऑफ फिनिश गुड्स का। दैट इज रॉ मटेरियल का कोई स्टॉक नहीं है, रॉ मटेरियल का कोई स्टॉक नहीं है, तो कन्वर्शन कॉस्ट कंट्रोल टू अकाउंट पेबल या क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। और जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिनिश गुड्स कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्ट पे टू अकाउंट पेबल कंट्रोल टू अकाउंट पेबल डायरेक्टली टू अकाउंट पेबल लिखेंगे। मटेरियल का लेजर खोले नहीं तो क्रेडिटर फॉर मटेरियल लिखेंगे, क्रेडिटर फॉर मटेरियल डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर फॉर मटेरियल। और कन्वर्शन कॉस्ट तो चार्ज करेंगे एज यूजुअल। और COGS टू फिनिश गुड्स भी पहले की तरह रहेगा, दैट इज रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं रहेगा। सेम क्वेश्चन अपने continuous of previous question, assume same facts in last question, except now Action Corporation is only 2 trigger point, completion of finished units of product, completion of finished goods का and sale of finished goods, that is C and D, any under over conversion cost written off to COGS, COGS पे चार्ज करते हैं और एंट्रीज पूछा वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने एंट्री करेंगे। अब मेथड 3 पे आ गए, लास्ट पॉइंट। फिर इसके बाद एक सम और सोल्व करेंगे, नेक्स्ट सम जो आपके CA फाइनल के एग्जाम पे आया, आपके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ट्रिगर पॉइंट मेथड 3 पे आ गए। कन्वर्शन कॉस्ट का एंट्री होगा, कन्वर्शन कॉस्ट दैट इज कन्वर्शन कॉस्ट टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। कन्वर्शन कॉस्ट जो खर्चा लगा था 4,40,000। फिनिश गुड्स कंप्लीट हुआ, फिनिश गुड्स पे चार्ज करेंगे, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। सर लेजर में कंट्रोल अकाउंट आप दिखाइएगा। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेम खर्चा 9,45,000 टू, यहाँ पे MIP लिखते थे, MIP तो होगा नहीं क्योंकि मटेरियल का तो आप रिकॉर्ड ही नहीं किए, मटेरियल तो आपके स्टॉक में 0 रहता है। डायरेक्ट प्रोडक्शन के लिए टू क्रेडिटर फॉर मटेरियल लिखेंगे
वही स्टैंडर्ड कॉस्ट चार्ज करेंगे जो पहले चार्ज किए थे 525 टू कन्वर्शन कॉस्ट 4,20,000 चार्ज किया था। सेल करेंगे वही एंट्री COGS टू फिनिश गुड्स कंट्रोल 9 लाख चार्ज किया था आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, और अंडर एब्जॉर्ब्ड कन्वर्शन कॉस्ट आपने खर्चा किया 4,40,000, प्रोडक्ट में चार्ज किया 420, कम चार्ज किए तो और चार्ज करेंगे COGS टू कन्वर्शन कॉस्ट कंट्रोल 20,000। तो ये क्वेश्चन था जिसपे तीनों वेराइटीज हमने डिस्कस कर लिया। तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट 3 ट्रिगर पॉइंट अगर आप समझ गए तो सारे सक जाएंगे। इसे भी कॉपी कर लीजिए। फिर इसके बाद एक और से हम डिस्कस करेंगे जो CA फाइनल में आया हुआ है, जिसे आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। आइए P2 भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो CA फाइनल पे आया हुआ है। द लिटिलफील्ड कंपनी यूजेस बैकफ्लश कॉस्टिंग विथ 3 ट्रिगर पॉइंट्स। पेपर सेटर हमेशा आपको बता देगा 3 ट्रिगर पॉइंट, दैट इज परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स। डायरेक्ट मटेरियल परचेज का एंट्री करना है, कन्वर्शन कॉस्ट एलोकेटेड प्रोडक्ट में चार्ज करने का, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, conversion cost transfer to finished goods, cost transfer to finished goods, that is finished goods completion का, जिसमें मटेरियल 8,50,000, कन्वर्शन कॉस्ट 4 लाख, दोनों जोड़ के 12,50,000, कन्वर्शन कॉस्ट इनकर्ड 422, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,90,000। Pass summary journal entries for repair without disposing under over allocated or conversion cost. Assume no material variances, क्योंकि खर्चा होता है एक्चुअल पे, चार्ज करते स्टैंडर्ड पे, तो मटेरियल के वेरिएंसेस भी आते हैं जो कॉस्टिंग PL पे चार्ज करते और COGS पे भी चार्ज कर सकते। कोई अंडर ओवर का एलोकेशन का कॉस्ट नहीं करना है एंट्री, कोई मटेरियल वेरिएंसेस नहीं है। तो जितने ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं सभी का एंट्री करना है। तो फर्स्ट था डायरेक्ट मटेरियल परचेज। डायरेक्ट मटेरियल परचेज का एंट्री आप पढ़े थे, MIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर मटेरियल 8,80,000, कन्वर्शन कॉस्ट एलोकेटेड, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, फिनिश गुड्स 12,50,000 to MIP 4 lakh और to MIP 8,50,000, to conversion cost 4 lakh, ये हो गया 12,50,000। कन्वर्शन कॉस्ट इनकर्ड का एंट्री, conversion cost control to creditor for expenses 4,22,000, incurred किए 422, चार्ज किए 4 लाख, अंडर एब्जॉर्ब्ड है बट आपको इसका एंट्री नहीं करना है। और COGS का एंट्री
COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश गुड्स कंट्रोल 11,90,000। ये पेपर है आपके पास्ट पेपर, और आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेंगे CA फाइनल के, और बहुत सारे केस स्टडीज भी जो ACCA और सीमा के एग्जाम पे, लेटेस्ट एग्जाम पे आया है, वो सारे मैं डिस्कस करते रहूंगा। आप कंटिन्यू अपडेट होने के लिए प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, सजेशन है, तो मोस्ट वेलकम, जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।